concentrated solutions, the strength of solute, in concentrated solution, the strength of solute is quite high. On the other hand, in dilute solutions, the strength of solute is low. ठीक है, जैसे स्क्वैशेस की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वैशेस तो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं और उसको अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करोगे तो उसमें स्वीटनेस काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो वाटर में ऐड होने से वो डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूशन के बाद जो स्वीटनेस होती है वो एवरेज हो जाती है। तो यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई इशू है? No, sir. In a solution, the proportion of solute and solvent can be varied. The proportion of solute and solvent can be varied. ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वेरी कर सकते हैं, मतलब कुछ केसेस में हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ केसेस में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट इज इट कैन बी ईदर डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड और इट कैन बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये इसमें याद रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन the amount of solute present, depending on the amount of solute present, depending on the amount of solute present in the solution, the solution can either be dilute or concentrated. The solution can either be dilute or concentrated. It can be either dilute or concentrated. जैसे अगर आप एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करोगे तो उसका मीठा जो होगा वो एवरेज होगा, जो टेस्ट होगा वो एवरेज स्वीट होगा, मतलब द टेस्ट इज एवरेज स्वीट। अगर आप उसको इंक्रीज करते हो, शुगर को 1 चम्मच और ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाएगा। फिर अगर आप लाइक 1 टीस्पून इफ यू आर एडिंग मोर देन द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज मोर। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते चले जाते हो वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन उसमें बढ़ता चला जाता है। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और अगर आपको कंसंट्रेशन रिड्यूस करना है तो आपको सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा। हमेशा आपको याद रखना है सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होता है कंपोनेंट उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर हम सोल्यूट को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर हम सॉल्वेंट को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. में अगर आप सोल्यूट बढ़ाओगे, जैसे 1 चम्मच नमक एक गिलास पानी में लिया, या 3 टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट आपने 1 गिलास पानी में लिया, तो कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? सॉल्ट की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर या 3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर? सर 3 टीस्पून 3 टीस्पून में ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें सॉल्यूट जो हो गया वो ज्यादा मात्रा में ऐड करना है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रोपोर्शन अगर हम वेरी करेंगे तो हम उसको कंसंट्रेटेड भी बना सकते हैं और डाइल्यूट भी बना सकते हैं। अगर जैसे मान लो मेरे को 1 गिलास पानी दिया और नींबू पानी हमने बनाया और इसमें
अकॉर्डिंग टू मी द स्वीटनेस इज हाई, इट इज हाईली स्वीट, तो फिर मैं क्या करूंगा, आई हैव टू मेक इट डाइल्यूट, और डाइल्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें मैं वाटर को ऐड कर दूंगा, डाइल्यूट करने के लिए इसमें वाटर को ऐड कर दूंगा। तो अगर मैंने एक ग्लास नींबू पानी बनाया और वो ज्यादा मीठा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आई विल ऐड वाटर। अगर एक ग्लास नींबू पानी बनाया और उसमें मिठास कम है तो मैं क्या करूंगा, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दूंगा, सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि उसमें मीठा और बढ़ जाएगा। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? सर आपने लास्ट क्या बोला, आप रिपीट कर सकते हो, आवाज थोड़ी सी कट रही थी। बेटा इसमें मैंने ये बोला, जैसे अगर हम लोगों ने एक ग्लास नींबू पानी बनाया और उसमें स्वीटनेस इज हाई, इट इज एट द हाई एंड, स्वीटनेस इज एट द हाई एंड, सो आपको अगर स्वीटनेस को रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे वंशिका? वी विल ऐड वाटर। तो जब हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाता है, जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, तो डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट करने के लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मान लो आपने एक ग्लास नींबू पानी बनाया और उसका टेस्ट जो है वो इट इज नॉट एज मच स्वीट एज रिक्वायर्ड, तो आप उसमें फिर क्या करोगे, उसमें स्वीटनेस बढ़ानी है, यस सर, शुगर डालूंगी। देन यू विल ऐड शुगर टू इट, सो सॉल्यूट ऐड करेंगे, और जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो फिर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। सॉल्वेंट रिड्यूस करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना? सॉल्वेंट को रिड्यूस करने से भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सॉल्यूट को बढ़ाने से भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है? ओके, सो नाउ अगर हम देखेंगे लाइक इट शुड बी एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट में, वो उनकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at any particular temperature, at any particular temperature, at any particular temperature, the solution has dissolved, the solution has dissolved, the solution has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, as much solute as it is capable of, as it is capable of dissolving, as it is capable of dissolving। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन होता है वो इतना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करता है जितना इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि जब तक आपके मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं हो जाते। आपने देखा होगा अगर जैसे इसमें वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब आपस में ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते। लेकिन अगर आप इसमें नमक मिला रहे हो तो नमक की जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, और जब ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पे, देन इट विल स्टॉप डिसॉल्विंग। ऑलराइट, तो सर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो भी डिसॉल्व नहीं होगा? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो आपको वो फिक्स रखना पड़ेगा ना। अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो देन द रूम टेम्परेचर हैज टू बी मेड फिक्स्ड, ठीक है? सो एट दैट टेम्परेचर व्हेन इट स्टॉप्स डिसॉल्विंग देन इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड। सो इसमें हमने ये लिखा है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉल्यूशन हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, then it is said to be saturated solution, then it is said to be, then it is said to be a saturated solution, ठीक है? तब हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब फर्दर अगर आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे देन यू वोंट बी एबल टू ऐड, सो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर हम इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं when no more solute can be dissolved in a solution, when no more solute can be dissolved, when no more solute can be dissolved in a solution, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, then
then the solution is saturated. Then the solution is saturated. Okay, then the solution is saturated. यहाँ तक चेक करो बेटा, अगर आप फर्दर उसमें सॉल्यूट नहीं ऐड कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Okay. So and the amount of solute present, इस टाइम पे जो amount of solute present होगा that is called as its solubility. So at the time of saturation, आपको ये भी इसमें याद रखना है, at the time of saturation, at the time of saturation, at the time of saturation, the amount of solute, the amount of solute present in the solution, present in the solution, the amount of solute present in the solution, the amount of solute present in the solution is called as its solubility. It is called as its solubility. So जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास पानी में आप 2.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट डिसॉल्व। सो दैट मींस जो 2.5 टीस्पून आप ऐड कर पा रहे हो वो उसकी सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। सर आप एक बार ये वाली लास्ट जो आपने अभी डिफाइन लिखी है सॉल्युबिलिटी पे, आप एक बार डिक्टेट कर दो। At the time of saturation, the amount of solute present in the solution, at the time of saturation, the amount of solute present in the solution is called as its solubility. It is called as its solubility. So at the time of saturation, the amount of solute present in the solution is called as its solubility. Okay, sir. So यहाँ तक बेटा कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके अब इसमें बेटा एक चीज और मैं ऐड करूंगा, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द सैचुरेशन वैल्यू या सैचुरेशन लेवल, तो फिर जो सॉल्यूशन होता है वो अनसैचुरेटेड है। जैसे मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर में in 1 glass of water at room temperature we can add 2.5 teaspoon of salt. So 2.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट उसकी सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। अगर आप उससे कम लेवल ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो फिर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ therefore if the amount of solute contained in the solution, if the amount of solute contained in the solution, if the amount of solute contained in the solution, if the amount of solute contained in the solution is less than the saturated level, is less than the saturated level, is less than the saturated level, it is less than the saturated level, तो फिर हम बोल सकते हैं then the solution is called as unsaturated solution. Then the solution is called as unsaturated. Then the solution is called as, it is called as unsaturated solution. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. Okay, Nilansh, what is saturation point? Nilansh, saturation बेटा कब आता है? सर जब हम एक प्रोडक्ट के अंदर जब दूसरी चीज ऐड ना कर पाए, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप फर्दर सॉल्यूट को ऐड ना कर पाओ, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे हो
सो उस पॉइंट को हम सैचुरेशन बोलते हैं. सो व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, then the solution is called as saturated. And if the amount of solute is less than the saturation level, then it is called as unsaturated solution. Okay, यहाँ तो कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. ओके अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो, इफ देन व्हाट विल हैपन इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड यू कूल इट स्लोली. अगर हम उसको स्लोली कूल करेंगे देन व्हाट विल हैपन? अगर आप उसको कूल डाउन करोगे तो फिर क्या होगा? यस प्रणव आप ट्राई करो बेटा. क्वेश्चन समझ आ गया आपको? आपने एक ग्लास पानी लिया रूम टेम्परेचर पे, उसमें आपने 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया. अब आप क्या कर रहे हो? स्लोली उसको कूल डाउन कर रहे हो. मतलब जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको आप स्लोली कूल डाउन कर रहे हो. देन व्हाट विल हैपन? ये सोम ट्राई करो बेटा, क्या होगा इसमें? तो पता नहीं. ओके यस सर, मुझे भी समझ नहीं आया. क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? नहीं सर, मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब कि क्या होगा मुझे नहीं आता. ओके वंशिका बेटा आप ट्राई करो. So I'm just guessing that it will crystallize like after we cool down after some time. ओके and why do you think so? So I think the water will get evaporated, like while it is cooling the water will get evaporated and the thing will be left and it will crystallize. ओके तो इसमें ओके आप ये बेटा इसमें लिख सकते हो बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो है उस पे फर्क पड़ता है. सो if a saturated solution is cooled, it is cooled below a temperature, it is cooled below a temperature at which the solution is prepared, ओके मतलब जितने भी टेम्परेचर पे आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, अगर उससे हम टेम्परेचर को कम कर दें, देन इट विल लीड टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, देन इट लीड्स टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, and if it is heated, and if this solution is heated, या आप टेम्परेचर इसका रेज कर रहे हो, if this solution is heated, then the crystals would dissolve in the solution, then the crystals will dissolve in the solution, and hence disappear. ओके यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? So at a particular temperature, if solution is there and you reduce the temperature, then what will happen? Then the crystal will appear and the solubility is decreased. It is reduced. Solubility is reduced. On the other hand, जब आप temperature को increase करोगे, then the crystal will dissolve and they disappear from the solution. So when you increase it, the crystal will disappear. When you decrease the temperature, the crystal will appear in the solution. यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? No sir. ओके नाउ थोड़ा सा मैथमेटिकल जो कॉम्पोजिशन है वो हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि हमें पता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हमें याद रखना है
that concentration of the solution, हमें ये learn रखना है that concentration of the solution is the amount of solute present in a given amount of solution. It is the amount of solute present in a given amount of solution. तो आपको ये याद रखना है कि कंसंट्रेशन में जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वो जो मात्रा होती है वो हम मास भी ले सकते हैं, मास भी कंसीडर कर सकते हैं या वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, मास या वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, so in order to evaluate it we have three formulas. Formula number 1 is mass by mass percentage of solution. Mass by mass percentage of solution. Mass by mass percentage of solution. तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा mass of solute upon mass of solution multiplied with 100. ये पहला फॉर्मूला है, mass of solute upon mass of solution into 100. ओके, ये फॉर्मूला बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर सेकंड फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सेकंड फॉर्मूला में है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये सेकंड फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। और थर्ड में अगर आप देखोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो थर्ड फॉर्मूला विल बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन multiplied with 100. Volume of solute upon volume of solution multiplied with 100. ठीक है, तीन फॉर्मूलेज हैं। मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सोल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। मास बाय वॉल्यूम, ये सोल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सोल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। जो फर्स्ट एंटिटी है वो सोल्यूट के लिए है और जो सेकंड एंटिटी है वो सॉल्यूशन के लिए है। तो मास बाय मास परसेंट करेंगे तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? Yes, any doubts? No sir. Okay. तो अब बेटा इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जैसे आपको दिया हुआ है, solution contains 40 grams of common salt. Solution contains 40 grams of, it contains 40 grams of common salt. It contains 40 grams of common salt. And in 320 grams of water, a solution contains 40 grams of common salt in 320 grams of water. फिर इसमें हमें क्या करना है? We have to calculate the concentration.
in terms of, we have to calculate the concentration in terms of mass by mass percent, mass by mass percent, mass by mass percent, in terms of mass by mass percent. तो mass by mass percent में ये mass of solute होते हैं और यहाँ पे mass of solvent होता है, mass of solute and mass of solvent. तो इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन तीनों में से? The first वाला. फर्स्ट वाला लगेगा. So first one. फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये mass of solute upon mass of solution into 100, mass of solute upon mass of solution into 100. तो इसमें mass of solute आपको कितना गिवन है? mass of solute कितना गिवन है बच्चों? mass of solute कितना? 40 grams. Okay, good. So mass of solute is given as 40 grams. Mass of solute is given as 40 grams. What is the mass of solvent? Mass of solvent. 320 grams. 320 grams. 320 grams. Okay, mass of solvent is 320 grams. 320 grams. So what will be the mass of solution? क्योंकि denominator में तो mass of solution है, तो mass of solution कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटा सोल्यूट है, सोल्यूट इसमें सॉल्ट है, ये सॉल्ट हो जाएगा, और सॉल्वेंट में वाटर है, तो सॉल्यूशन में तो दोनों आ जाएगा ना, वाटर प्लस सॉल्ट या सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट और वाटर का मास कितना हो जाएगा? So 360. वेरी गुड, ये हो जाएगा 40 प्लस 320, 40 प्लस 320 ग्राम्स यानी कि 360 ग्राम्स. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. Okay, now applying this formula, mass by mass percent of solution, तो ये हो जाएगा this is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. mass of solute 40 है, mass of solution 360 है into 100, तो ये बेटा 1 0 कट जाएगा, फिर इसको 4 से काट दो, 4 9s are 36, 4 10s are 40, and now this is 100 upon 9, so 100 upon 9 is basically 9 1s are 9. Then again 10 bacha, 9 ones are 9 and 1, 11.1%. So 11.1% will be the answer. यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. No, sir. Okay. इसमें बेटा और किसी को कुछ पूछना है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? No, sir. Okay, then we will move forward. So this is how you can calculate the percentage or the concentration. So here the concentration of salt in water is 11.1%. 11.1% का मतलब है कि अगर 100% solution है तो उसमें 11.1% solute है और 98.9% water है, sorry 89.9% water है. ठीक है, 11.1% का क्या मतलब हो गया? 11.1%, 11.1% का मतलब हो गया concentration is 11.1%. Concentration is 11.1%. It means that solute is 11.1% and solvent is 100 minus 11.1%. 100 minus 89.9. जो भी आएगा 89.9%. ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay, now we will move forward. So then we have a next phenomena where we should know what are the colloidal solutions. So when are we going to use the other two formulas? Which one बेटा? वो I will give you questions on that. So वो उसमें mention होगा question में. So I will give you some questions, वो आप लोग घर से try कर लेना. Okay? Okay, sir. Okay. Now beta, any idea what are non-homogeneous systems? Do you have any idea about So can you non-homogeneous repeat? systems? So do you have any idea? So about it's non-homogeneous systems?
Sir, is it heterogeneous? नॉन होमोजीनियस का मतलब जैसे हमने किया था ना, chalk is added to water. Chalk powder is added to water. It is added to water. तो ये sort of non homogeneous है. या iron fillings are added to common salt, or iron fillings are added to common salt. तो ये भी sort of non homogeneous mixture है. तो अगर इसमें आप देखोगे here, this basically solids gets dispersed in liquid. So if the solid gets dispersed in liquid, then the solution is called as suspension. तो हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, if the solid gets dispersed in liquid, DISPERSSED, dispersed in liquid. If the solid gets dispersed in liquid, then the solution is known as suspension. Then the solution is called as suspension. SUSPENSION. Okay, if it gets dispersed in liquid, then the solution is called as suspension. Okay, and what is a suspension? It is basically a homogeneous mixture in which the solute particles does not dissolve. तो ये क्या है? It is a homogeneous mixture. Sorry, it is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous मतलब non-uniform composition होता है. It is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. It is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. In which the solute particles do not dissolve. यहाँ तक देखो बेटा, जैसे chalk in water ये heterogeneous है, और इसमें जो chalk होता है वो dissolve नहीं होता water में. कभी आप घर पे भी try कर सकते हो. You take a piece of chalk, उसका powder बना लो और उसको पानी में stir करने की कोशिश करो. Do you think ये इसमें mix हो जाएगा? Can you mix chalk powder in water? So नीलांश, आवाज आ रही बेटा? यस सर, लेकिन सर ब्रेक हो रही है काफी. If we add chalk powder to water, then the chalk powder will remain suspended. Then the chalk powder will remain suspended. The chalk powder will remain suspended. Suspended मतलब कुछ पार्टिकल इधर उधर मतलब उसमें आपको घूमते हुए नजर आएंगे. It remains suspended throughout the water. ठीक है. And particles of suspension, क्या आप उसको देख सकते हो अपनी आईज से? जो chalk particles होंगे, क्या वो पानी में नजर आएंगे आपको? सर शायद सर. Yes, of course नजर आएंगे. So they are visible by the naked eye. The suspension particles are always visible to the naked eye. आपको ये भी याद रखना है. The suspension particles are visible to naked eye. They are visible to the naked eye. तो जो भी suspension particles होते हैं, they are visible to the naked eye. All right. यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ. Any doubts? नो सर.